दोस्तों, दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पर हजारों गाड़ियां चलती हैं और लोगों का आवागमन होता है, और उसी दिल्ली शहर के एक इलाके में एक लड़की बेसुध हालत में, जो कि बुरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके बदन पर चंद कपड़े ही थे और बेसुधी हालत में वो पैदल चली जा रही थी। लेकिन वहाँ से गुजरने वाली हजारों गाड़ियाँ, हजारों लोग निकले, लेकिन उस लड़की पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। यहाँ तक कि प्रशासन की भी नज़र नहीं पड़ी, ना ही किसी समाज सेवी लोगों की नज़र पड़ी, ना किसी भले आदमी की नज़र पड़ी। और वो इसी बेसुधी हालत में लगभग दिल्ली की सड़कों में 6 किलोमीटर तक वो लड़की पैदल चलती रहती है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जबकि दिल्ली शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन ना तो उसको किसी सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, न प्रशासन के द्वारा देखा गया, यहाँ तक कि ना किसी समाज सेवी के द्वारा देखा गया। और वो जब लड़की पैदल चलते चलते थक जाती है तो रोड के किनारे ही एक पटरी पर लेट जाती है। तभी वहाँ से एक भले मानुस का गुजरना होता है, यानी कि एक अच्छे आदमी का गुजरना होता है। और जब वो शख्स इस लड़की को ऐसी हालत में देखता है, उसके करीब जाता है, तो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और उसकी हालत काफ़ी क्षत-विक्षत है। तभी वो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाता है और उस एम्बुलेंस से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जैसे ही डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं तो डॉक्टरों को पूरी बात समझ में आ जाती है, और ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस भी इस केस को दबाने में पूरी तरीके से लग जाती है। आखिरकार कौन है ये लड़की और ये कौन है ये भला मानुस जिसने इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और पुलिस क्यों इस केस को दबाना चाहती है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे। आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली की। दोस्तों, तारीख है 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की दरमियानी रात का 2024। दोस्तों, रात का वक्त होता है तकरीबन 3 और 3:30 का, और एरिया है सराय काले खां का। सराय काले खां के रोड के किनारे एक पटरी होती है, और उस पटरी पर एक बेसुध हालत में एक लड़की पड़ी होती है, जिसके बॉडी पार्ट से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है और उसके बदन पर कपड़े ना के बराबर होते हैं, और इसी बेसुधी हालत में वो पड़ी हुई होती है। तभी वहां से एक नौसेना के अधिकारी अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, और जैसे ही उस लड़की के करीब पहुंचते हैं और उस लड़की की ऐसी दुर्दशा देखते हैं तो वो गाड़ी को रोक देते हैं और गाड़ी से उतरकर उस लड़की के करीब जाते हैं। और उस लड़की की ये हालत देखकर वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं और एम्बुलेंस आ जाती है और उस लड़की को ले जाकर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जैसे ही डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं, तभी डॉक्टर को इस बात का पता चल जाता है कि इस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है। इसी वजह से इसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है। तभी इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी जाती है, क्योंकि ये पुलिस केस भी था, इसीलिए पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया जाता है। और इलाज करने के दौरान ही जब उस लड़की से बातचीत करने का प्रयास किया जाता है तो लड़की किसी भी बात का जवाब देने में असमर्थ होती है।
क्योंकि उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, यानी कि वो मानसिक रूप से पूरी तरीके से विक्षिप्त हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर उसका निरंतर इलाज जारी रखते हैं और उसका इलाज अच्छी तरीके से किया जाता है। लेकिन पुलिस को ये जानकारी होने के बावजूद भी कि इस लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ है, इसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी और इस बात को यहीं दबाना चाहती थी। लेकिन जैसी ही इसकी खबर एसीपी ऐश्वर्या सिंह को लगती है और ये केस उनको हैंडओवर किया जाता है, तभी वो तुरंत एक्शन में आती है और उस लड़की को मिलने पहुंचती है। और जब उस लड़की की ऐसी दुर्दशा देखती है तभी वो कसम खाती है कि इसके अपराधियों को मैं बख्शूंगी नहीं, और अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो उन अपराधियों को मैं पाताल से निकाल लूंगी। तभी वो एक टीम गठित करती हैं और टीम के लोगों से सख्त निर्देश देती हैं, टीम के लोगों को, कि जो भी इस टीम में रहेगा वो आज से खाना पीना और सोना सब बंद कर दे और पूरी तरीके से इस कार्रवाई में लग जाएं, और जिसको सोने की और खाने पीने की आजादी चाहिए वो इस टीम पे ना रहे। ये ऐश्वर्या सिंह के सख्त निर्देश होते हैं। लेकिन पुलिस के लिए एक तरीके से ये ब्लाइंड केस था, हवा में लठ मारने जैसा मामला था, क्योंकि लड़की कुछ बताने की स्थिति में नहीं होती है और इतनी बड़ी दिल्ली में वो कैसे पता कर पाती कि आखिरकार इस बच्ची के साथ में हुआ क्या है। तभी ऐश्वर्या सिंह को एक आइडिया आता है और एक लेडी कांस्टेबल को वो तैयार करती हैं और उसको सिविल ड्रेस में उस लड़की के पास भेज देती हैं और उसको लेडी कांस्टेबल को हिदायत देती हैं कि इससे इतना अच्छा आप बर्ताव रखना और इतना अच्छा व्यवहार रखना ताकि ये तुम्हें दोस्त समझने लगे, और जब ये तुम्हारे पर भरोसा करेगी तभी ये सारी चीजें बता पाएंगी। वो लेडी कांस्टेबल वैसा ही करती है जैसे उनकी सीनियर अधिकारी कहती हैं, और वो लेडी कांस्टेबल सिविल ड्रेस में उस लड़की के पास में रहना शुरू कर देती है और उसकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती है, उसका ख्याल रखती है और उसकी पूरी तरीके से खिदमत करने लगती है। और देखते ही देखते उस लड़की में सुधार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे थे और इस लेडी कांस्टेबल का पर्सनल व्यवहार उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो रहा था, क्योंकि ये लेडी कांस्टेबल एक दोस्त बनकर उसके साथ में रह रही थी और उसकी हर छोटी छोटी चीजों को और छोटा छोटा ख्याल रख रही थी, और धीरे धीरे उस लड़की पर काफी ज्यादा इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा था और वो लड़की धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। और जब इस लेडी कांस्टेबल को इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि लड़की अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, तभी एक दिन उससे प्यार से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस लेडी कांस्टेबल ने उसका ख्याल रखा था उस लड़की को भी इत्मीनान हो गया था कि ये मेरा ख्याल रखती रही है और एक अच्छी महिला है। तभी वो लड़की रो रो कर अपनी दास्तां उसको बताने लगती है। वो कहती है, दरअसल मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैंने MSW में कोर्स किया है, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क में कोर्स किया है, यानी कि समाज सेवा का उसने कोर्स किया है। और उस लड़की का एक दोस्त दिल्ली में रहता था। तभी वो लड़का, उसका दोस्त कहता है कि दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तुम्हें सोशल वर्किंग करना है तो तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तभी वो लड़की अपने दोस्त की बात मानकर दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में उस दोस्त के यहाँ ही रहने लगती है और वो सोशल वर्किंग करना शुरू कर देती है। जो भी गरीब बच्चे, विकलांग बच्चे, गरीब महिलाएं, ऐसे लोगों की वो तन मन से सेवा करने लगती है। इस तरीके से सेवा करती है जैसे कभी मदर टेरेसा किया करती थी, और इस सेवा भाव को ही उसने अपना लक्ष्य मान लिया था। वो ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करती जो कि बिल्कुल असहाय होते, जिसकी कोई मदद नहीं करती, उसकी ये लड़की मदद किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की को इस बात का एहसास होने लगा था कि जो लड़का उसका दोस्त था, जिसने उसे दिल्ली बुलाया था, उसी के घर में रहती थी,
उसको इस बात का एहसास हुआ कि अब लड़का मुझे बोझ समझने लगा है, क्योंकि वो उसी के घर में रहती थी। इसीलिए उसको एहसास होने लगा कि जैसे लड़का बोझ समझने लगा हो। और एक दिन वो लड़की अपने दोस्त का घर छोड़कर चली जाती है और एक दिल्ली का इलाका होता है किशनगढ़, वहां जाकर रहने लगती है। वहां पर भी एक टीम होती है जो कि सोशल वर्किंग का काम करती है, एक संस्था है। उन लोगों के साथ में ये लड़की रहने लगती है और उनके साथ मिलकर अब सोशल वर्किंग का काम करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहे थे, इस लड़की की मानसिक हालत कुछ खराब होने लगी थी और धीरे धीरे करके इसकी मानसिक हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी और ये अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। तभी ये लड़की वहां से भी, किशनगढ़ से भी निकलकर चली जाती है। तभी वहां के जो संस्था के लोग होते हैं लोकल थाने में एक FIR भी कराते हैं अपनी साथी की, कि हमारी एक साथी लड़की थी जो लापता हो गई है। खैर पुलिस इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं करती और बात आई गई हो जाती है। अब इस लड़की का कोई ठिकाना नहीं था। इस लड़की का खुला आसमान था और दिल्ली की सड़कें थी। जहां इसको ठिकाना मिलता वहां ये रात गुजार लिया करती, कभी बस स्टैंड पे तो कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी सड़क के किनारे पटरियों पर। बस इसका यही ठिकाना था। लेकिन इसको क्या पता था कि पूरे देश की राजधानी दिल्ली इस अकेली लड़की के लिए सेफ नहीं है। और 10 अक्टूबर को ये लड़की ITO के पास राजघाट में एक फुटपाथ पर लेटी हुई थी। तभी वहां पर मौजूद शमसुल उर्फ राजू, जो कि दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहता है और ये रहने वाला होता है बेगूसराय के बिहार का, जो कि दोनों पैरों से विकलांग है और हाथों से भी बहुत ज्यादा उसके हाथ भी अच्छे नहीं है और ये भीख मांगने का काम करता है। और वहीं पर एक शख्स और होता है जो कि शक्ल से ही, देखने सुनने में ही एक जल्लाद लगता है, प्रमोद उर्फ बाबू, जो कि दिल्ली के नारायणा क्षेत्र इलाके में रहता है और ये स्थायी रूप से अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। इन दोनों लोगों की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो कि मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी थी। वो पटरी के किनारे लेटी हुई थी और ये दोनों जल्लाद बन के उस लड़की को वहीं पर झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं और उसके साथ में इतनी बार ये दोनों जल्लाद सामूहिक बलात्कार यानी कुकर्म करते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता। तभी वहां एक शख्स और आ जाता है जिसका नाम प्रभु मेहतो है, जो कि ऑटो ड्राइवर है और वो इन दोनों को इस लड़की के साथ कुकृत्य करते हुए देख लेता है। तभी वो आता है वहां पर और इस लड़की को और इन दोनों लड़कों को अपने ऑटो में बैठाता है और इनको ऑटो में बैठाकर कोटला ले जाता है। कोटला में एक किला है, पुराना किला है फिरोज शाह कोटला, वहां पर ले जाकर ये तीनों लोग उस लड़की के साथ में बारी बारी कुकृत्य करते हैं और इस हद तक कुकृत्य करते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बॉडी पार्ट से ब्लड बहने लगता है और लड़की इनका विरोध करने की स्थिति में भी नहीं होती, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी थी, इसलिए इनका वो विरोध भी नहीं कर पाती और ये तब तक उसके साथ जुल्म और जास्ती और हैवानियत की सारी हदें पार करते रहते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता। इनके द्वारा किया गया कुकर्म निर्भया कांड की याद दिलाता है। जैसे दिल्ली में निर्भया के साथ में बुरी तरीके से कुकर्म किया गया था, कुकृत्य किया गया था, वैसे ही इस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ में भी इन दरिंदों ने कुकर्म किया और जब इनका मन भर गया तो वहां से चले गए। लड़की को जब होश आता है तो उसी बेसुधी हालत में बदन पर कपड़े, कुछ ही कपड़े होते हैं और वहां से ये पैदल चलना शुरू कर देती है। लेकिन सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, अफसोस की बात यह है कि कोटला से और सराय काले खां की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है और ये एक ऐसा एरिया है जहां से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन ये
फिरोज शाह कोटला से पैदल रोड के किनारे किनारे पटरियों से चलते हुए ये सराय काले खां पहुंच जाती है। लेकिन इस बीच हजारों पुलिस वालों की ड्यूटियां लगती हैं और हजारों कैमरे लगे होते हैं। न ही इसको लड़की को किसी पुलिस वाले ने देखा और न ही किसी कैमरे में किसी शख्स ने देखा, और ये उसी हालत में कोटला से पैदल चलते हुए सराय काले खां पहुंच जाती है। और जब सराय काले खां पहुंचती है तो ये थक जाती है और उसी हालत में ये पटरी पर लेट जाती है। तभी वहां पर एक जो शख्स आया हुआ होता है, इसकी हालत देखकर जब पुलिस एम्बुलेंस को फोन करके बुलाते हैं और भर्ती कराते हैं, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि नौसेना का एक अधिकारी होता है और उसी ने इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। जैसी ये सारी बातें सुनती है वो लेडी कांस्टेबल, उसके आंखों में आंसू नहीं रुकते, जारो कतार वो लेडी कांस्टेबल रोने लगती है और ये लड़की भी रोती है और इस लड़की को वो अपने सीने से लगाकर इसको दिलासा देने लगती है और कहती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अपराधी बचेंगे नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या मैम ने कसम खाई है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचा के ही दम लेंगे। जैसी ये सारी घटना की जानकारी वो लेडी कांस्टेबल ऐश्वर्या सिंह को बताती हैं, तभी वो एक 10 टीम गठित करती है और पूरी तरीके से उनको लगा दिया जाता है। इसी दौरान करीबन 700 कैमरे खंगाले जाते हैं और एक उनको क्लू मिल गया था कि एक ऑटो ड्राइवर था उसमें और एक विकलांग था और एक वो जो जल्लाद टाइप में लगता था वो कबाड़ी टाइप था, जैसे कबाड़ का काम करता हो। जैसे ही एसीपी ऐश्वर्या को ये क्लू मिलता है ऑटो रिक्शा वालों को, तकरीबन उस एरिया में सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले गए, लगभग 150 ऑटो को और ऑटो ड्राइवर को वो हिरासत में लेके पूछताछ करती है और इसी तरीके से कार्रवाई करते करते लगभग 21 से 22 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या सिंह तीनों अपराधियों तक पहुंच जाती है और उनको सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या जैसे निर्भया कांड के अपराधियों को फांसी दी गई थी, क्या इन अपराधियों को भी फांसी हो सकेगी? और इस वीडियो के माध्यम से सलूट है उस नौसेना के अधिकारी को जिसने इस बच्ची को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया। अगर ये और देर होती तो हो सकता था ये बच्ची ही दुनिया में न रहती। और सल्यूट है उस अधिकारी एसीपी ऐश्वर्या सिंह को जिसने अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से इस केस को हैंडल किया और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और अपना सुझाव दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।